गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th सोशल साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में अपन ने गरीबी के कारण पढ़े थे। गरीबी क्या होती है, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो ये चीज़ों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है बेरोज़गारी कि बेरोज़गारी क्या होती है और बेरोज़गारी किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाती है, तो उसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो ये है अपनी बेरोज़गारी। कोई व्यक्ति बेरोज़गार किसे कहते हैं, बेरोज़गारी की होती क्या है, उसकी परिभाषा देखो। कोई व्यक्ति कार्य का इच्छुक हो लेकिन उसे रोज़गार प्राप्त करने में असफलता मिले, यानी किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का इच्छुक है लेकिन उसको फिर भी अगर काम नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में जो बेरोज़गारी उत्पन्न होती है उसको अपन बेरोज़गारी की श्रेणी में मानते हैं। ऐसी स्थिति को हम बेरोज़गारी कहते हैं। कार्य करने का इच्छुक हो लेकिन उसको रोज़गार प्राप्त ना हो, तो ऐसी स्थिति को अपन बेरोज़गारी कहेंगे। दूसरे शब्दों में अपन ये कहेंगे कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया, उत्पादक का अर्थ होता है जो किसी चीज़ का निर्माण करती है, उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं करता है। कोई व्यक्ति काम तो कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, तो वो बेरोज़गार कहलाता है। भारत युवाओं का देश है, लेकिन ये युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब उसे उचित रोज़गार में नियोजित, यानी अपने पास युवा शक्ति तो है, श्रम शक्ति तो है, लेकिन उसको उचित रोज़गार में लगाकर हम उन लोगों को अच्छा रोज़गार प्रदान करें, तभी जाकर अपना भारत आगे बढ़ सकता है। उसे उचित रोज़गार में कन्वर्ट किया जाए। अब अपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं, तो अनेक लोग व्यवसाय, अनेक प्रकार के कुछ कृषि कार्य करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ और अन्य सर्विस करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य में लगा हुआ होता है। साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत होते हैं। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं क्या करता है, धन प्राप्त करता है। काम करने के बाद में उसको धन की प्राप्ति होती है। वो अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पादन में, अब वो किसी न किसी रूप में वो अपने राष्ट्र के लिए भी क्या करता है, उत्पादन प्रक्रिया में उसका योगदान रहता है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है, यानी कि जो कार्य करता है उस कार्य के बारे में वो अच्छी तरह से कुशलता प्राप्त कर लेता है, उसको अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि वो व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसकी धन और कुशलता दोनों ही घटती जाती है। वो मानसिक अवसाद का सामना भी, मानसिक अवसाद यानी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं जब रोज़गार नहीं मिलता है, तो उस कारण से तो मानसिक अवसाद का सामना भी करना पड़ता है। बेरोजगार एक व्यक्ति को अकुशल और असामाजिक बना देती है। बेरोजगार जो होती है, बेरोजगारी वो किसी व्यक्ति को अकुशल का अर्थ जो कार्य नहीं जानता है, उस काम को भी भूल चुका है, और असामाजिक यानी समाज में उसकी उठबैठ सब कुछ समाप्त कर देती है। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अनेक हानियों का निर्माण, अनेक प्रकार की हानियां प्रदान करती है, जो देश खुद के लिए, स्वयं के लिए तो है ही, साथ ही साथ देश के लिए, समाज के लिए भी हानियों का निर्माण करती है। बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है, बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है सबसे पहले श्रम शक्ति क्या होती है। श्रम शक्ति से हमारा अभिप्राय कार्य शक्ति, बेरोजगारी की दर को, इन तीनों चीज़ों, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर, इन सभी को समझना हमारे लिए आवश्यक है। अब देखते हैं कि श्रम शक्ति, बेरोजगारी चीज़ें, तो अब ये होती क्या है, तो इसको ध्यान से देखो। श्रम शक्ति किसको बोलते हैं? श्रम शक्ति से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन है तो चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम यानी मेहनत करके उसके उत्पादन में जो योगदान प्रदान करती है, श्रम की आपूर्ति करती है, जिसमें अब उसमें दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं, जो रोजगार में लगे हुए और जो रोजगार में नहीं लगे हुए, यानी जिनको अपन बेरोजगार कहते हैं। दोनों प्रकार के व्यक्ति जो है उनको काउंट किया जाता है श्रम शक्ति के अंतर्गत। अब उनमें से कितने वो रोजगार मिला हुआ है वो अलग बात है, लेकिन श्रम शक्ति हमारे पास उपलब्ध है। जैसे हमारे पास 100 व्यक्ति उपलब्ध है काम करने वाले। अब 100, हम श्रम शक्ति तो कितनी मानेंगे कि हमारे पास 100 है, लेकिन उनमें से 50 व्यक्ति ही कार्य करते हैं, 50 व्यक्ति काम नहीं करते हैं, लेकिन श्रम शक्ति तो हमारे पास कितनी है, 100 की है। तो इस प्रकार से रोजगार और बेरोजगार दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। कार्य शक्ति ये भी एक श्रम शक्ति का ही भाग है। अब जैसे अपन बात कर रहे थे कि 50 व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, तो वही चीज़ पार्ट आ गया कि ये भी श्रम शक्ति का एक भाग है जो रोजगार में लगा हुआ रहता है। प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर उसको अपन बेरोजगार की श्रेणी में शामिल करते हैं। बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात से है। इसमें कहा है कि बेरोजगारी दर क्या होती है, तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोग, अब श्रम शक्ति में कितने कार्यरत लोग हैं, उनमें कितने बेरोजगार हैं, उनका जो अनुपात होता है उस अनुपात को बेरोजगारी दर कहते हैं। बेरोजगारी दर के अनुमान 3 अलग अलग दृष्टिकोण, सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति और चालू दैनिक स्थिति पर लगाए जाते हैं।
साप्ताहिक सप्ताह के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। सामान्य स्थिति बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली, और एक चालू दैनिक स्थिति पर डे के हिसाब से इस पर आकलन किया जाता है। इस प्रकार से हम, लेकिन इनके बारे में ये होती क्या है, साप्ताहिक क्या, चालू स्थिति क्या होती है, चालू दैनिक स्थिति, ये अपने कोर्स में अपनी बड़ी कक्षाओं में जब पहुँचेंगे तो इन चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ने को मिलेगा। भारत में बेरोजगारी का जो आकलन है, बेरोजगारी के जो आंकड़े इकट्ठे करता है वो है भारतीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा भारत में बेरोजगारी के अनुमान लगाए जाते हैं। अब इसने 2011-12 में जो बेरोजगारी का 68वां दौर, बेरोजगारी अब दौरे का अर्थ ये होता है कि इनको राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन वालों को क्षेत्र में घूम के बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने होते हैं। तो इन्होंने 68वां जो दौर था इनका 2011-12 में, उस दौर में इन्होंने एक स्थिति का आकलन किया और बताया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति 1000 जनसंख्या पर 1000 की जनसंख्या पर 395 श्रम शक्ति और 386 कार्य शक्ति, और 2011-12 के 68वें दौर में सामान्य स्थिति में उन्होंने बेरोजगारी की दर जो है वो 2.3% निर्धारित की है। हाई स्टूडेंट्स, अपना जो 10th क्लास सोशल साइंस का जो टॉपिक अपन कर रहे थे, जिसमें अपन पढ़ रहे थे बेरोजगारी, उसमें बेरोजगारी की परिभाषा और बेरोजगारी का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है वो चीज़ अपन ने पढ़ी थी। जिसमें भारतीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO जो है वो क्या करता है, हर वर्ष क्या करता है, बेरोजगारी की गणना का कार्य करता है। अब अपन पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार, यानी बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगारी के प्रकार में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मौसमी बेरोजगारी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि मौसमी बेरोजगारी यानी मौसम परिवर्तन के साथ साथ बेरोजगारी का उत्पन्न होना मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यानी जैसे जैसे मौसम बदलते जाते हैं तो बेरोजगारी भी अलग अलग प्रकार की, जैसे अपन बात करते हैं कि मानसून के आगमन के साथ कुछ कार्य ऐसे होते हैं तब व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त होता है, और मानसून के जाने के बाद रोज़गार की समाप्ति। मानसून आता है तो खेतों में फसलें होती है और फसलों को काटने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब मानसून नहीं आएगा तो क्या होगा, फसलों का उत्पादन नहीं होगा और उसके लिए व्यक्तियों को रोज़गार नहीं मिलता है। तो ऐसे मौसम परिवर्तन के साथ या ऋतु परिवर्तन के साथ क्या होता है, रोज़गार में परिवर्तन, तो उसको अपन मौसमी बेरोजगारी में शामिल करते हैं। देखते हैं बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ क्या करते हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या मौसम में ही क्या करते हैं, रोज़गार देने का काम करते हैं। कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को किसका सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, और उसे ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचना का अर्थ क्या होता है, आकृति, निर्माण, यानी किसी चीज़ में परिवर्तन। तो विकास के साथ साथ अब जब डेवलपमेंट की अपन बात करते हैं तो डेवलपमेंट से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो उस परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, कुछ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर अब कई बार क्या होता है, कुछ संसाधन काम नहीं करते या संसाधन कुछ अनुचित संसाधनों के प्रयोग के कारण हमारी क्या होती है, क्षेत्र में उत्पादन नहीं हो पाता है। तो उसके कारण क्या होती है, मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो क्या होता है, उस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है वहाँ की पूर्ति करना। इसको देखते हैं, विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है। किसी एक क्षेत्र में क्या होती है, मांग कम होती है। कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें मांग कम है और दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी क्या है, बदलता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तीसरा है तकनीकी बेरोजगारी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम हर कार्य पहले इंसानों द्वारा किए जाते थे, मानव द्वारा किए जाते थे। आज हम धीरे धीरे क्या करने लगे, मशीनों का प्रयोग करने लगे। तो वो क्या है, जो व्यक्ति कार्य करते थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास काम नहीं रहा। तो उत्पादन की तकनीक में सुधार और नई मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है उसे तकनीकी बेरोजगारी के नाम से अपन जानते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसे भिन्नात्मक बेरोजगारी का, भिन्नात्मक यानी कुछ अलग बेरोजगारी है। अब इसमें क्या होता है, दो रोज़गार अवधियाँ जो होती है उनके मध्य, यानी अपने को जैसे अपन बात करें कि साल भर के अंदर कि अपने को मार्च अप्रैल में भी रोज़गार की प्राप्ति हो रही है, फिर उसके बाद में बीच में कुछ समय निकल जाता है और उसके बाद में फिर हमें अपने को रोज़गार की प्राप्ति होती है। तो दो रोज़गार अवधियाँ जो होती है उनके मध्य उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये किस कारण से,
कई बार होता है अब रेगुलर कोई काम कर रहा है, लेकिन काम करने के दौरान क्या हुआ, कुछ फैक्ट्री में कोई हड़ताल हो गई। हड़ताल होने के बाद में क्या हो जाता है, वहाँ पर व्यक्ति काम करना बंद कर देते हैं और उस दौरान उनको रोज़गार की प्राप्ति या वो अपन बात करें कि इनकम बंद हो जाती है उनकी। जैसे किस कारण से, कोई कार्य बदल रहे हैं, यानी कंपनी ने कोई काम परिवर्तित कर दिया हो, उस दौरान कुछ समय के लिए जो मज़दूर होते हैं उन मज़दूरों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। या दूसरा कारण होता है हड़ताल के कारण, या तीसरा कारण किसी कारण से उस पर ताला लग गया हो, अवैध कोई काम कर रहा हो या ऐसा कुछ काम करने की वजह से उस पर ताला लग गया हो, तो इस कारण से जो बेरोज़गारी उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोज़गारी। और ये बेरोज़गारी अस्थायी प्रकृति की होती है, स्थायी नहीं होती है। जब चालू हो जाए तब लग जाए और वापस कभी भी ये समस्या उत्पन्न हो तो उससे, तो ये अस्थायी प्रकृति की बेरोज़गारी होती है, जिसको अपन घर्षणात्मक बेरोज़गारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोज़गारी। अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव, यानी कभी बार अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती है, कई बार मंदी आती है। उसी तेज़ी मंदी के कारण जो व्यापार चक्र का निर्माण होता है, उस व्यापार चक्र में जब मंदी की स्थिति होती है तो क्या होती है, मांग का स्तर भी क्या अब जब मंदी, यानी हर चीज़ क्या हो गई, मंदी आ गई अपन बोलते हैं ना, यानी व्यक्तियों की डिमांड कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तो उसका स्तर, मांग का स्तर जो होता है बहुत कम हो जाता है, जिससे उत्पादन और रोज़गार में क्या होती है, गिरावट आती है। और गिरावट आने के कारण समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोज़गारी का उत्पन्न होना लाजमी है। तो चक्रीय बेरोज़गारी इस कारण से उत्पन्न हो जाती है। छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोज़गार में लगा हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन जिस जगह वो काम कर रहा है वहाँ पर उसके लगने नहीं लगने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी बेरोज़गारी को अपन बोलते हैं छिपी हुई बेरोज़गारी। व्यक्ति रोज़गार में संलग्न तो दिखाई देता है, लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य होता है। यदि आधिक्य या अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी लिया जाए, यानी उस व्यक्ति को वहाँ से हटा दिया जाए तब भी उतना उत्पादन होगा, उसको लगा दिया जाए तब भी उतना उत्पादन होगा। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है, कृषि के अंतर्गत ये इस प्रकार की जो बेरोज़गारी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। परिवार में जो सदस्य होते हैं, अब उनमें 4 सदस्य वही काम करते हैं और 5 वाला सदस्य रहता है तो वो भी वही काम करता है, जिससे उत्पादन की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसे छिपी हुई बेरोज़गारी कहा जाता है। ये बेरोज़गारी कहाँ पर पाई जाती है, अविकसित या विकासशील राष्ट्र अपन बोल सकते हैं देशों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में बेरोज़गारी ज़्यादा देखने को मिलती है। कृषि प्रधान या विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ संरचनात्मक और छिपी हुई दोनों प्रकार की बेरोज़गारी देखने को मिलती है। और विकसित देशों में सामान्यतः चक्रीय या घर्षणात्मक बेरोज़गारी विकसित राष्ट्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अपन बात करें बेरोज़गारी के कारण। आज अपना नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके पास इसका PDF आएगा, उसके PDF के बाद में बेरोज़गारी के कारण और बेरोज़गारी के उपाय, निवारण कैसे किया जा सकता है, इन कारण और उपाय दोनों ही नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।